बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। बेटा, आपको बेहतर पता है कि हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 करते आ रहे थे अभी तक, और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल्स थे पहले दो 7.1 और 7.2 उनको हल कर लिया हुआ था। आज अपनी इस वीडियो में फर्दर मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए जो मैंने न्यूमेरिकल सिलेक्शन की हुई है वो पहले तो अब हम करेंगे 7.4, सेकंड वन करेंगे 7.5, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये शॉर्ट स्टेटमेंट है और शॉर्ट स्टेटमेंट सवाल एग्जामिनर की चॉइस होते हैं। तो बेटा अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्टेटमेंट एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 7.4 की। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ फॉलो करते रहे मुझे। तो स्टेटमेंट उसकी कहते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 किलोग्राम, कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसका जो वेट बताया जा रहा है, उसका जो मैस बताया जा रहा है वो 4 किलोग्राम है। इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, यानी कि वो हाइट पर पड़ा हुआ था, हाइट से उसको नीचे फेंका है, ड्रॉप किया है। कितनी हाइट से उसकी वो भी बता दिया, 0.80 मीटर या 0.80 मीटर। ऑन टू स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के आपके पास एक ब्लॉक था जिसका वजन था 4 किलोग्राम, वो थोड़ी सी हाइट पर पड़ा था, हाइट थी 0.8 मीटर, उधर से आपने एक स्प्रिंग के ऊपर फेंका। तो आपको पता है जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ठीक है, तो ऊपर फेंकेंगे पत्थर तो स्प्रिंग ज़ाहिर सी बात है कंप्रेस हो जाएगा। तो आपने वो कंप्रेस हुआ जितना स्प्रिंग था वो आपने डिस्टेंस कवर करना है, वो फाइंड करना है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे कि कंप्रेस हुआ स्प्रिंग कितना हुआ। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस, के कितने डिस्टेंस से कंप्रेस हुआ स्प्रिंग, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। तो आपको ये था न्यूमेरिकल नंबर 7.4 करने लगे आज हम। तो गिवन डाटा में बताया जा रहा है, सबसे पहले गिवन डाटा में दिया हुआ है आपके पास मैस ऑफ ब्लैक वो है 4 किलोग्राम। चूंकि ये किलोग्राम मैस का बेस यूनिट है, हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा, यानी किलोग्राम को हम किलोग्राम ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपके पास दूसरी चीज दी हुई थी हाइट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h के साथ 0.80 मीटर, इसको भी हम लिख लेते हैं m, और वो था 4 किलोग्राम। अब थर्ड वन जो आपके पास गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, वो था k, और ये बराबर आपके पास आ रहा है 1960 न्यूटन पर मीटर। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास था गिवन मवाद, जो गिवन डाटा आपको स्टेटमेंट के अंदर बताया गया था। अब अगर इसके बाद हम बात करें टू फाइंड की, तो हम स्टेटमेंट में देख चुके हैं कि जो हमने फाइंड करना है वो डिस्टेंस था, ठीक है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस। टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, उसके बाद कैलकुलेशन क्या आएगी, इसको भी देख लेते हैं। टू फाइंड में कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x नॉट के साथ। ये आप कैलकुलेट करेंगे अपने इस वाले न्यूमेरिकल्स के लिए, इस वाले न्यूमेरिकल में x नॉट फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन क्या करते हैं, कहते हैं कि जब आपने मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी का पता होना जरूरी है। क्योंकि हाइट पर पड़ा हुआ था स्प्रिंग, वो ऑब्जेक्ट जो पत्थर था, जो ब्लॉक था, उसको हाइट से आपने फेंका, तो हाइट पर पड़े होने की वजह से कोई पोजीशन थी उसकी, वो पोजीशन की वजह से उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, आप वो भी कैलकुलेट करेंगे। और जब आपने उसको नीचे फेंक दिया तो फेंकते वक्त उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg और h। तो you know well m is equal to 4 किलोग्राम मल्टीप्लाई g 9.8 मल्टीप्लाई h 0.80। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर आएगा 31.6
36 जूल। ठीक है, ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट कहते हैं कि जब आपने ब्लॉक को ऊपर से नीचे फेंक दिया तो उस वक्त आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग जितना कंप्रेस हुआ उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, हम यहां पर लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया, दोनों एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इधर अगर इनके फार्मूलाज लिखे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आती है mgh के इक्वल, और ये आती है 1/2k x नॉट का स्क्वायर। अब अगर हम स्टूडेंट्स इधर से x नॉट का फार्मूला ड्राइव करें तो आपके पास x नॉट आ जाएगा, x नॉट अपनी जगह पर कायम, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई यानी 2mgh के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी आपके पास जो अभी फार्मूला बनेगा x नॉट के लिए वो ये आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, x नॉट इज इक्वल टू 2 एज इट इज, और mgh का हमने आंसर निकाला हुआ पहले से 31.36। ठीक है, आप इसकी जगह वो भी पुट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर लें, इसको कोई इशू नहीं। ठीक है, mgh का फार्मूला निकाला हुआ है आपने अभी 31.36 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू आपके पास आ रही थी 19 और साथ आ गई 16। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके पास ये वाला। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, तो वो स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है x नॉट का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर आ जाना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1960 के साथ डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.32। एक्स स्क्वायर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 और साथ आ जाएगा 2। चूंकि हमें चाहिए था सिंपल एक्स नॉट के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, एंड वी नो वेल कि जब हम स्क्वायर को खत्म करना चाहे तो हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे 0.32। तो आपके पास स्क्वायर ये वाला इसके साथ कट, तो एक्स नॉट का जो सिंपल आंसर आएगा स्टूडेंट वो आपके पास आ जाएगा 0.18 मीटर। ये था आपके पास कंप्रेस, इतना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था, ये आपने पता लगा लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेल। तो चलते हैं फिर अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा, अच्छी तरह से इसको गेन कर लिया होगा। ये था आपके पास, चलिए मैं इधर लिख देता हूं ताकि एक ही बोर्ड पर दोनों न्यूमेरिकल्स आ जाए। ये था 7.4, अब इधर मैं लिखने जा रहा हूं 7.5। ठीक है, अब इसका गिवन डाटा क्या होगा उसको देखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं फिफ्थ वाला, अ सिंपल पेंडुलम, कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो रस्सी है उसकी, जो धागा है उसका 50 सेंटीमीटर लंबा है। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेटमेंट भी बिल्कुल सिंपल है, ये शार्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट स्टेटमेंट है। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि जितने भी शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड के हवाले से एग्जामिनर की चॉइस होते हैं, आप उनको अच्छी तरह से तैयार किया करें। तो अभी इस सवाल में हम कह रहे हैं कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है यानी उसके धागे की जो लंबाई है वो कितनी है, वो आपके पास 50 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और ये पेंडुलम उधर पड़ा हुआ है जिधर जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यानी जो हमारे पास गिवन डाटा आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके पास एक तो आ रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ सिंपल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू एल, वो है 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर। तो यू नो वेल कि जब भी हमने सेंटीमीटर हमारे पास हो तो ये तो बेस यूनिट नहीं है लेंथ का, हम क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स यू नो वेल कि हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इधर लिख देता हूं 0.50 मीटर, ये आपके पास आ गई लेंथ। क्या किया, सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन थी, हमने बेस यूनिट बनाने के लिए उसको 100 के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास सेंटीमीटर से आंसर आ जाएगा मीटर में। और दूसरी चीज जो गिवन है वो है जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी आपके पास क्या आ रही है जी, ग्रेविटी 9.8, ये चूंकि ये फिक्स वैल्यू है आपके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास है गिवन डाटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है टू फाइंड, वो क्या आएगा इसके लिए वो भी देख लेते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। ये आप कैलकुलेट करेंगे। जब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आएंगे तो स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक देखें फ्रीक्वेंसी को, तो हमने इसकी दो डेफिनेशन पढ़ी थी, उनमें से एक ही डेफिनेशन ये भी थी, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि जब भी आपके पास टाइम पीरियड हो, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले ले, वो आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। यानी अभी जो बात हो रही थी वो सिंपल पेंडुलम की हो रही थी, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस में कोई भी नहीं है, सिर्फ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम पीरियड का फार्मूला देखेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला स्टूडेंट उसके लिए क्या होता है, आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपके पास आता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, ये फार्मूला। और हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, चूंकि वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 ओवर t। तो क्या होगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G ओवर L। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का, यानी हमने क्या किया, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लिया। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जब हम लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो आंसर बनता है फ्रीक्वेंसी का। तो सिंपल आपके पास 2 भी मौजूद है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट यू नो वेल, जी हमें दिया हुआ है और वैसे भी याद होना चाहिए, लेंथ भी हमें दी हुई है। अब सिंपल आपने इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज को पुट कर देना है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G ओवर L। f हमने कैलकुलेट करने 1 ओवर 2 एज इट इज, पाई की जगह आ जाएगा 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ G 9.8 डिवाइडेड बाय 0.50। ये आपके पास सारी वैल्यूज को हमने फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें इनको डिवाइड करें, 1 ओवर 6.28, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 19.6। कैलकुलेटर से आप वैल्यूज ले सकते हैं कि दोनों वैल्यूज को 9.8 को 0.50 से जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 19.6। तो 19.6 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा ये एज इट इज 4.426, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम वो आप लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करें, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज 4 इंटू 426 डिवाइडेड बाय 6.28। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 0.70 या 0.70 हर्ट्ज। चूंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास आता है हर्ट्ज, तो हमने ये निकाल ली फ्रीक्वेंसी।
कि आपके पास अगर कोई पेंडुलम हो, सिंपल पेंडुलम, उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, तो उसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ साइकिल पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वो नंबर ऑफ साइकिल टर्न पास आउट करती है, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है। तो कितने करेगी? 0.70 हर्ट्ज, ये आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी उस टाइम पीरियड के लिए। तो स्टूडेंट्स ये दो न्यूमेरिकल थे आज की वीडियो के लिए, बहुत ही सिंपल से थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।